Hello students, how are you all? I hope all of you are fine. So students, in the last lecture, we were discussing about the relation between rate of reaction and concentration of reactant. The rate of reaction और concentration of reactant, इसका रिलेशन हमने पढ़ा था लास्ट लेक्चर में। सबसे पहले इन रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट को रिलेट करने के लिए लॉ ऑफ मास एक्शन प्रपोज किया। तो दो साइंटिस्ट थे, गुल्डबर्ग और वैगे। इन्होंने 1867 के अंदर ये लॉ प्रपोज किया था, जिसमें इन्होंने ये बोला कि आपके पास कोई भी रिएक्शन है इस तरीके से, तो ये एक जनरल रिएक्शन हमने लिख दी। इस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा दैट विल बी इक्वल टू a constant multiplied by concentration of reactant A raised to the power its coefficient and concentration of reactant B raised to the power its coefficient। तो इसको बोला जाता है लॉ ऑफ मास एक्शन। तो इस लॉ के अकॉर्डिंग कोई भी रिएक्शन जो है उसको देखकर ही आप उसका रेट ऑफ रिएक्शन बता सकते हैं। तो आपको सपोज ये रिएक्शन दे दी जाती है 2N2 + 3H2 gives us 2NH3। तो इस रिएक्शन का अगर कोई आपसे पूछे कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखा जाएगा, तो हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन इट इज इक्वल टू के मल्टीप्लाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन रेज टू द पावर, इसका कोफिशिएंट क्या है 1, कुछ भी नहीं लिखा, इसका मतलब 1 है, और हाइड्रोजन इसकी कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 3। तो इस तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन को अगर फॉलो किया जाए तो किसी भी गिवन इक्वेशन का रेट ऑफ रिएक्शन सिर्फ उस रिएक्शन को देखकर ही प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन जब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया गया कि क्या सभी रिएक्शंस इस लॉ को फॉलो करती हैं, तो अब हमें यह पता चला कि कुछ ही रिएक्शंस इस लॉ को फॉलो करती हैं। ऑल द रिएक्शंस डू नॉट फॉलो दिस लॉ। तो फिर बाद में इस लॉ को करेक्ट करके और रेट लॉ दिया गया। रेट लॉ क्या कहता है? रेट लॉ सेज दैट rate of reaction it will be equal to k multiplied by a raised to the power any coefficient alpha and b raised to the power any coefficient beta। यहां पर अल्फा एंड बीटा कैन बी सेम एज a और b और डिफरेंट। ये a और b जैसे भी हो सकते हैं किसी इक्वेशन के अंदर और उससे अलग भी हो सकते हैं। तो ये एक जनरल लॉ बन गया जो रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से लॉ ऑफ मास एक्शन को करेक्ट किया गया। तो अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हम किसी भी इक्वेशन को देखकर उसका रेट ऑफ रिएक्शन प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, एक्सपेरिमेंटली ही वेरीफाई करना पड़ेगा कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या आएगा। अब इस रेट लॉ के अंदर हमने ये कांस्टेंट यूज किया जिसको हम बोलते हैं रेट कांस्टेंट। दिस इज कॉल्ड रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इस इक्वेशन में, और काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द रिएक्शन हमें इसी रेट कांस्टेंट से पता चल जाती है। तो अब हम पढ़ने वाले हैं आज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। ये रेट कांस्टेंट जो है इसकी क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो देखो इसकी डेफिनेशन जो है ये तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ ली थी, फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर अल्फा और बी रेज टू द पावर बीटा, ये होता है। इस इक्वेशन में अगर हम ए की कंसंट्रेशन और बी की कंसंट्रेशन को 1 मोलर ले लें तो फिर क्या हो जाएगी इक्वेशन? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के 1 रेज टू द पावर अल्फा 1 रेज टू द पावर बीटा। 1 की पावर में कोई भी नंबर जाएगा तो क्या आ जाएगा? 1। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के। तो हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं अब रेट कांस्टेंट को? रेट कांस्टेंट इज डिफाइंड एज द स्पीड ऑफ रिएक्शन या फिर रेट ऑफ रिएक्शन व्हेन concentration of A and concentration of B is taken as 1 मोलर। तो ये आ जाती है रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन। और देखो इस रेट कांस्टेंट को हम एक और नाम से भी जानते हैं, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड
स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। तो अगर तुमसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज स्पेसिफिक रिएक्शन रेट, तो उसका मतलब आपसे रेट कांस्टेंट पूछा जा रहा है। तो आप ये दोनों नाम नोट कर लेना, के जो है इसको रेट कांस्टेंट भी बोलते हैं और इसको स्पेसिफिक रिएक्शन रेट भी बोलते हैं। तो दो नाम है के। तो ये तो होगी डेफिनेशन। अब इसके बाद में इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेट कांस्टेंट। तो देखिए यहां पर हम कुछ पॉइंट्स जो हैं इनको स्टडी करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेट कांस्टेंट। तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है, रिएक्शन rate is a measure of rate constant. Rate constant is a measure of rate of reaction. क्या मतलब है इस पॉइंट का, इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। हमारे पास एक रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो हमें दे रखा है 10⁻⁻² सेकेंड इनवर्स। ये रेट कांस्टेंट की वैल्यू है इस रिएक्शन की। ऐसे ही हमारे पास एक और रिएक्शन है और इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट जो है वो इतना है। अब बताओ इन दोनों रिएक्शंस में से स्लो रिएक्शन कौन सी रहेगी और फास्ट रिएक्शन कौन सी रहेगी। तो ये बात आप इसकी वैल्यू को देखकर ही बता सकते हैं। रेट कांस्टेंट जो है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन के बराबर होता है अगर कंसंट्रेशन 1 मोलर ले ली जाए तो ये रेट कांस्टेंट देखिए क्या है 10⁻²। ये रेट कांस्टेंट क्या है 10⁻²। बड़ा कौन सा हो गया, दिस इज लार्जर। ये बड़ा है तो इसका मतलब ये रिएक्शन फास्ट है और ये रिएक्शन कंपैरेटिवली स्लो। तो इस तरीके से रेट कांस्टेंट को देखकर ही हम ये बता रहे हैं कि रेट ऑफ रिएक्शन किसका ज्यादा है, इस रिएक्शन का ज्यादा है, इसका कम है, क्योंकि यहां पर रेट कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है। तो ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। आप किसी भी रिएक्शन के रेट कांस्टेंट की वैल्यू देखकर ये बता सकते हैं कि उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट है या फिर स्लो है। अब आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट सेज दैट रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन इज फिक्स्ड when the temperature of reaction is kept constant। किसी रिएक्शन का टेम्परेचर अगर आप कांस्टेंट रखते हो तो उस रिएक्शन का थ्रू आउट रेट कांस्टेंट जो है वो क्या रहता है, फिक्स रहता है। ये है इसका मतलब। तो हमारे पास ये रिएक्शन है, इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट फिक्स रहेगा थ्रू आउट द रिएक्शन अगर हम टेम्परेचर जो है उसमें कोई भी चेंज नहीं करते तो टेम्परेचर जब तक चेंज नहीं करोगे तब तक रेट कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो ये सेकंड पॉइंट जो है ये कह रहा है आपको। इस पॉइंट का हम यूज करने वाले हैं आगे जो न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें। बच्चों आपने एक डायग्राम बनाया था प्रीवियस लेक्चर में जिसमें कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का डायग्राम था और इस तरीके से ग्राफ आ रहा था। तब मैंने आपको यह बताया था कि रेट ऑफ रिएक्शन हम कैसे निकालते हैं, टेंजेंट का स्लोप लेके। टेंजेंट का स्लोप अगर हम अलग अलग पॉइंट्स पे देखें तो अलग अलग आता है। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन जो है, रेट ऑफ रिएक्शन एक ही रिएक्शन में चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होता है, बाद में रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाता है, लेकिन रेट कांस्टेंट जो है स्टार्टिंग में जितना था उतना ही बाद में भी रहेगा। रेट कांस्टेंट में कोई भी चेंज नहीं आता। तो ये पॉइंट आपको नोट करना है। और क्योंकि अब यहां पर आप देख रहे हो कि रेट कांस्टेंट जो है वो चेंज नहीं हो रहा, तो इसका ये मतलब हुआ कि इसके ऊपर कंसंट्रेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो ये आ जाता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। बिकॉज द रेट कांस्टेंट ऑफ अ रिएक्शन इज फिक्स्ड throughout the reaction, it means there is no effect of concentration of reactant on the value of rate constant। तो अब हम ये लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट। इसी पॉइंट के बेसिस पे
थर्ड पॉइंट सेज दैट rate constant of a chemical reaction do not depend on concentration of reactant. अब देखो फोर्थ पॉइंट आता है, हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन स्टडी किए थे और उसमें हमने एक फैक्टर पढ़ा था दैट टेम्परेचर जो है अगर वो इंक्रीज कर दिया जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो जाता है। अब देखो बच्चों, रेट लॉ के अकॉर्डिंग हमारे पास क्या इक्वेशन आती है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। ये कंसंट्रेशन टर्म्स हैं। तो कंसंट्रेशन में कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर दे तो। टेम्परेचर और कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा, टेम्परेचर अगर हम बढ़ाएं तो कंसंट्रेशन में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आता, कोई स्लाइट सा चेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो इसका ये मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन जो कि टेम्परेचर के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। टेम्परेचर बढ़ाओगे रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगा, टेम्परेचर कम करोगे रेट ऑफ रिएक्शन कम हो जाएगा। तो ये चीज तो चेंज हो नहीं रही टेम्परेचर के साथ। इसका ये मतलब हुआ रेट कांस्टेंट इंक्रीज हो जाता है अगर टेम्परेचर इंक्रीज करे तो, और रेट कांस्टेंट डिक्रीज हो जाता है अगर टेम्परेचर डिक्रीज करे तो अब हम यहां से ये चीज लिख सकते हैं कि फोर्थ पॉइंट, रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन changes with the change in temperature, changes with the change in temperature। तो क्या ऑब्जर्व करेंगे हम, K की वैल्यू इंक्रीज, K इंक्रीज विद टेम्परेचर इंक्रीज एंड K डिक्रीज विद टेम्परेचर डिक्रीज। तो ये ऑब्जर्वेशन हमें देखने को मिलती है रेट कांस्टेंट के अंदर टेम्परेचर के साथ। ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब आ जाते हैं हम लास्ट पॉइंट पे। रेट कांस्टेंट जो है उसकी यूनिट क्या होगी? तो यूनिट जो है वो रेट कांस्टेंट की डिपेंड करती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हो गए हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स रेट कांस्टेंट के। चलिए अब हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसके ऊपर यूनिट डिपेंड करती है। तो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं थोड़ा सा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन का मतलब क्या होता है? तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग टू रेट लॉ हमने क्या इक्वेशन लिखी थी? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा और बी की पावर बीटा। अल्फा और बीटा का सम जो होता है दैट इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ये हम डेफिनेशन ऑलरेडी लिख चुके हैं। तो डेफिनेशन जो है, इट इज द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स रेज्ड टू द पावर of the concentration of reactant in rate law is called order of reaction। तो इसको हम बोलते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब ये ऑर्डर ऑफ रिएक्शन मैंने अभी आपको बताया था कि रेट लॉ कैसे बनाया जाता है, एक्सपेरिमेंटली। तो इसको हम थियोरेटिकली किसी रिएक्शन को देखकर ये नहीं बता सकते कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा। अल्फा और बीटा की वैल्यूज जो है वो हमें एक्सपेरिमेंटली पता करनी होती हैं। तो ये पॉइंट हम यहां पर नोट करते हैं कि द वैल्यूज ऑफ अल्फा एंड बीटा दैट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कैन बी डिटरमाइंड एक्सपेरिमेंटली एंड नॉट थियोरेटिकली। थियोरेटिकली जो है वो इस चीज को हम नहीं बता सकते। एक और पॉइंट है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के बारे में कि क्या क्या पॉसिबल वैल्यूज हो सकती हैं।
ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आर, एक तो ये कोई होल नंबर हो सकता है, इट कैन बी अ होल नंबर सच एज 0, 1, 2, 3, 4, और इट कैन बी अ फ्रैक्शनल नंबर। फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है पावर में, फॉर एग्जाम्पल 1/2, 3/2, 5/2 एक्सेट्रा। ये क्वेश्चन जो है वो एक बार पूछा गया कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। क्वेश्चन आया एमसीक्यू टाइप, जिसमें ये बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑप्शन दिए गए ये, तो इनमें से कौन सी पॉसिबल वैल्यू हो सकती है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन बी हाफ ऑल्सो। तीनों वैल्यूज पॉसिबल है, इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ दीज। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो कोई होल नंबर भी हो सकता है और वो कोई फ्रैक्शनल नंबर भी हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन के अंदर। अब चलते हैं हम, अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 है किसी भी रिएक्शन का, इफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 0, तो उस रिएक्शन को बोला जाता है 0 ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन का 1 है तो उसको बोला जाएगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन किसी केमिकल रिएक्शन का 2 है तो उसको बोला जाता है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। अगर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 है तो उसको बोला जाएगा थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्डर ऑफ रिएक्शन वी हैव क्लासिफाइड द केमिकल रिएक्शंस इनटू दिस 4 टाइप्स: 0 ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर। अब देखो इनके कुछ एग्जाम्पल्स जो हैं वो हम देख लेते हैं कि 0 ऑर्डर रिएक्शन जो है उसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। 0 ऑर्डर रिएक्शन, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन जो है इसका ये मतलब हुआ कि उस रिएक्शन का जो रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाएगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा a⁻0 और b⁻, अगर 2 रिएक्टेंट है तो b⁻0। तो 0 + 0 दैट इज 0। तो ये आ गया हमारे पास ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। एग्जाम्पल देखो इसका, एग्जाम्पल NH3 अमोनिया गैस, इसको अगर हम डीकंपोज करते हैं थर्मली एट 1137 डिग्री सेंटीग्रेड तो ये ब्रेक हो जाता है इन 2 गैसेस में। अब यहां पर एक ही रिएक्टेंट है, जब इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकाला गया तब हमें यह पता चला कि अमोनिया जो है इसकी पावर क्या रहती है 0। मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ अमोनिया। तो एक्सपेरिमेंटली ये बात हमें पता चली, एक्सपेरिमेंटली इट वाज फाउंड दैट द रेट ऑफ रिएक्शन do not depend on the concentration of ammonia। ठीक है, तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं इस चीज को समझाने के लिए कि मान लो अमोनिया जो है इसकी कंसंट्रेशन जो हमने ली दैट इज 0.1 मोलर। इतनी कंसंट्रेशन लेने के बाद हमने अपना एवरेज रेट मेथड और इंस्टेंटेनियस रेट मेथड जो हमने किया था उससे हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाला कि अमोनिया के अंदर कितना चेंज आया और कितना टाइम लगा। इससे हमने रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लिया। ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमने यहां पर यूज कर लिया। तो मान लो जैसे रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू आती है 2 × 10⁻², ये वैल्यू आ गई इस कंसंट्रेशन पे। फिर हमने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया। इसकी कंसंट्रेशन को डबल करने के बाद फिर से रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। तो ये तो आ गई फर्स्ट कंडीशन। दोबारा रेट ऑफ जो रेट ऑफ रिएक्शन आता है वो उतना ही आ जाता है जितना पहले आ रहा था। इसका मतलब क्या हुआ, अमोनिया की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। तो अब इस बात को हम यहां पर कैसे लिखें रेट लॉ के अकॉर्डिंग, तो रेट लॉ के अकॉर्डिंग इसको ऐसे लिखा जाता है। अमोनिया की पावर 0 करने का मतलब क्या हुआ, इसका यह मतलब हुआ
कि ये जो कॉन्सेंट्रेशन है इसकी वैल्यू 1 ही रहने वाली है। एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो फाइनली ये रिएक्शन जो है उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या लिख सकते हैं हम, k इंटू 1। तो इसको चाहे डबल करो, चाहे ट्रिपल करो, चाहे 4 टाइम्स करो, इसकी वैल्यू जो है वो ओवरऑल क्या रहने वाली है, 1 रहने वाली है। तो रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, इट रिमेन्स इक्वल टू k, दैट इज कांस्टेंट। तो ये बात हमें एक्सपेरिमेंटली पता चली, इस वजह से इसकी पावर में 0 रखा गया। तो ये इसी वजह से क्या कहलाती है, जीरो ऑर्डर रिएक्शन। तो क्योंकि इसकी पावर 0 है, इस वजह से हम क्या लिख सकते हैं, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू 0। तो इस तरीके से हम ऑर्डर निकालते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन का, रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं और एक फिक्स वैल्यू रखते हैं कंसंट्रेशन की। फिर हम कंसंट्रेशन को चेंज कर देते हैं और दोबारा से रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। फिर हम देखते हैं कि क्या इफेक्ट पड़ा रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर, उतना ही है या कोई चेंज आया। अगर चेंज आ जाता है तो हम ऑर्डर जो है वो प्रेडिक्ट कर देते हैं। तो ये हो गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और ये हो गया इसका रेट लॉ इक्वेशन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं ऐसा ही, जिसमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन देखने को मिलती है। ये एग्जांपल है थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ HI का। ये रिएक्शन जो है ये भी एक्सपेरिमेंटली जब डिटरमाइन किया गया तो दिस इज अ जीरो ऑर्डर रिएक्शन। ये रिएक्शन भी हमें जीरो ऑर्डर रिएक्शन ही मिलती है। तो कैसे पता चला, तो फिर से हम रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो निकालते हैं। क्या आता है, ये पता चलता है कि इसकी पावर में 0 टर्म है। कैसे पता चला, फिर से 2 बार जो है वो एक्सपेरिमेंट किया जाएगा। इनिशियली हम करते हैं तो HI की कोई कंसंट्रेशन ले ली, सपोज 0.1। तो HI की कंसंट्रेशन 0.1 मोलर ले ली और रेट ऑफ रिएक्शन निकाला। तो रेट ऑफ रिएक्शन मान लो ये आ गया 4 × 10⁻³ फिर हमने इसकी कंसंट्रेशन को क्या कर दिया, 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। HI की कंसंट्रेशन कर दी 0.2 मोलर। अब हमने फिर से रेट ऑफ रिएक्शन निकाला, तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी उतना ही आ रहा है, कोई चेंज ही नहीं हुआ। तो इसका ये मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता कंसंट्रेशन का। इट मीन्स रेट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ HI। तो इसीलिए हम क्या लिखते हैं, रेट लॉ के अंदर रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू k HI रेज टू द पावर 0। तो एनीथिंग रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन हर बार किसके बराबर आएगा, रेट कांस्टेंट के बराबर ही आएगा। तो इस तरीके से हमने इस रिएक्शन का भी ऑर्डर जो है वो पता कर लिया। तो यहां पर अब हम फाइनली ये लिख सकते हैं कि इफ द रेट ऑफ रिएक्शन डू नॉट डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट देन द रिएक्शन इज जीरो ऑर्डर रिएक्शन। इफ द rate of reaction is independent of concentration of reactant, then the reaction is a zero order reaction। तो ये हो गया हमारा जीरो ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल। चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल पे। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, वो रिएक्शंस जिनका ऑर्डर मतलब कंसंट्रेशन की पावर में जो है वो क्या जाएगा, अब 1 जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर का ये मतलब हुआ। तो देखो इसका एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पर, अमोनियम नाइट्रेट की डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल, डीकम्पोजिशन ऑफ NH4NO2। तो अमोनियम नाइट्रेट जो है ये एक एक्सप्लोजिव की तरह काम करता है और जब इसको हीट किया जाता है तो ये प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन प्लस वाटर। तो ये रिएक्शन होती है अमोनियम नाइट्रेट को जब हीट करते हैं तब। अब यहां पर क्या है, रिएक्टेंट हमारा एक ही है, तो हम रेट ऑफ रिएक्शन अगर लिखते हैं अकॉर्डिंग टू द रेट लॉ तो K × NH4NO2।
अब इसकी पावर में क्या आएगा, तो देखो यहां पर फिर से हम वही मेथड जो है वो यूज करेंगे। हम इस रिएक्शन को करवाते हैं और इसका रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो स्टडी करते हैं। तो पहले तो हमने अमोनियम नाइट्रेट जो है इसकी कंसंट्रेशन मान लो 0.2 मोलर ले ली, रेट ऑफ रिएक्शन निकाला हमने वही हमारा इंस्टेंटेनियस मेथड यूज करके। तो रेट ऑफ रिएक्शन सपोज आता है 5 × 10⁻3। अब हमने क्या किया, इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया नेक्स्ट टाइम सेकेंड बार, तो इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दिया तो 0.4 मोलर हो गया। अब हमने रेट ऑफ रिएक्शन जब निकाला तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आया, ये भी डबल हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंसंट्रेशन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन के, जितना इंक्रीज इसमें करोगे उतना ही इंक्रीज इसमें हो जाएगा। अगर कंसंट्रेशन जो है इसको आप 4 टाइम्स कर देते हो सपोज, तो यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन को मैं अगर 4 टाइम्स कर दूं 0.8 मोलर कर दूं तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो यहां पर 4 टाइम्स हो जाएगा। तो 4 टाइम्स करेंगे तो 20 × 10⁻3। तो सीधा सीधा रिलेशन दिख रहा है, जितना टाइम्स हम कंसंट्रेशन बढ़ा रहे हैं अमोनियम नाइट्रेट की उतने ही टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज होता जा रहा है। इसका ये मतलब हुआ कि n जो है उसकी वैल्यू क्या है 1, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अमोनियम नाइट्रेट। तो जितना बढ़ाएंगे उतना ही रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाएगी। तो क्योंकि इसकी पावर अब 1 आ गई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इसके, इस वजह से इसको बोला जाता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर हम लिख लेंगे सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेस to the same amount as increase in the concentration of reactant, hence rate of reaction is directly proportional to concentration of this reactant। और इसी वजह से हम क्या कह सकते हैं, दिस इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो यहां पर भी आप ये पॉइंट नोट कर लो, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में, इन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन द रेट ऑफ रिएक्शन increases to the same extent as that of concentration of reactant। तो concentration of reactant में जितना इंक्रीज करोगे उतना ही इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन में भी आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अंदर। तो ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल। अब आते हैं सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के एग्जाम्पल पे। तो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है यहां पर NO plus O3, it gives us NO2 plus O2। NO plus O3, it gives us NO2 plus O2। ये रिएक्शन सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इसका अगर हम रेट लॉ के अकॉर्डिंग रेट ऑफ रिएक्शन लिखे तो क्या लिखा जाएगा कि NO की पावर अल्फा और O3 की पावर बीटा। अब हमें नहीं पता ये अल्फा और बीटा जो है वो कितने हैं, पहले हमें इनको निकालना पड़ेगा कि अल्फा की वैल्यू क्या आएगी, बीटा की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो बच्चों, यहाँ पर जब हम इस चीज़ को एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं तो कैसे करते हैं, सबसे पहला हम करते हैं एक्सपेरिमेंट 1। एक्सपेरिमेंट 1 में हम क्या करते हैं कि NO की कंसंट्रेशन हमने रख ली 0.1 मोलर और O3 की कंसंट्रेशन जो है इसको हमने रख लिया 0.2 मोलर। अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन सपोज हमारा आ गया 3 × 10⁴, ये वैल्यू आ गई। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें ये पता करना है कि NO इसकी पावर में ये अल्फा जो लिखा है ये क्या है। तो कैसे पता करेंगे, खाली इसकी कंसंट्रेशन को चेंज कर दो, इसको चेंज मत करो। ओजोन की कंसंट्रेशन को चेंज मत करिए, खाली NO की कंसंट्रेशन को चेंज कर दीजिए, 2 टाइम्स कर देते हैं हम। तो NO की कंसंट्रेशन जो है वो हो गई 0.2 मोलर
और O3 की कंसंट्रेशन जो है वो उतनी ही है 0.2 मोलर। और अब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं। तो रेट ऑफ रिएक्शन जब हम निकालते हैं तो हमें यह पता चलता है कि जब इसकी कंसंट्रेशन को डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया, 6 × 10⁴। इसका मतलब क्या हुआ? इसका यह मतलब हुआ कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू NO। NO को 2 टाइम्स बढ़ाओगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 2 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। NO को 3 टाइम्स इंक्रीज करोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। NO को आप हाफ कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी हाफ हो जाएगा। तो इसका यह मतलब है कि रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है NO के। और इसका मतलब क्या हुआ? NO की पावर में क्या है? 1। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। तो ये एक्सपेरिमेंटली पता चला हमें इस तरीके से। तो हमें NO की पावर तो पता चल गई 1 है। अब हम निकालते हैं O3 की पावर में क्या आएगा। तो अब नेक्स्ट टाइम जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम NO की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करते, हम O3 की कंसंट्रेशन जो है इसको चेंज कर देते हैं। तो NO की कंसंट्रेशन को हमने उतना ही रखा। सेकेंड टाइम में कंसंट्रेशन ऑफ NO इज 0.1 मोलर। और अब हम कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन चेंज कर देते हैं, ये हमने डबल कर दिया, 0.4 मोलर हो गया। अब निकाला हमने रेट ऑफ रिएक्शन क्या आता है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अभी भी क्या हो रहा है, इसको मैं डबल कर रहा हूं तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया फिर से। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओजोन की कंसंट्रेशन जो है उसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ रिएक्शन। ओजोन की कंसंट्रेशन को डबल कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो जाएगा। ओजोन की कंसंट्रेशन को आप ट्रिपल कर दोगे तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ट्रिपल हो जाएगा। तो इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ ओजोन। और यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब क्या हो गया? पावर में क्या चला गया? 1। तो एक्सपेरिमेंटली हमने ये पता लगाया कि अल्फा की वैल्यू भी 1 आ रही है और बीटा की वैल्यू भी 1 आ रही है। और ऑर्डर क्या होता है? इन दोनों का सम। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ गया इस तरीके से? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कम्स आउट टू बी इक्वल टू ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ये आ गया हमारा 1 + 1 दैट इज 2। तो क्योंकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 आ रहा है इस वजह से इसको सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन बोला जा रहा है। दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने जो है वो पता किया कि ये रिएक्शन जो है वो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। चलिए अब हम आ जाते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन जो है उसका एग्जांपल देखो। अब यहां पर एग्जांपल है NO + Br2 gives us 2 NOBr। तो ये एक रिएक्शन है। इस रिएक्शन के अंदर थर्ड ऑर्डर जो है वो फाइंड आउट किया गया एक्सपेरिमेंटली। सो दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। कैसे हम एक्सपेरिमेंटली इस चीज को फाइंड आउट करते हैं कि भाई रेट लॉ के अकॉर्डिंग अगर इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा? रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K कंसंट्रेशन ऑफ NO रेज टू द पावर अल्फा और Br2 रेज टू द पावर बीटा। अब ये अल्फा और बीटा क्या है ये हमें फाइंड आउट करना है एक्सपेरिमेंटली। कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही तरीका यूज करेंगे हम कि ये रिएक्शन जो है वो करवाते टाइम हमने NO की कंसंट्रेशन जो थी वो इतनी ले ली, Br2 की कंसंट्रेशन जो है उसको इतना ले लिया और रेट ऑफ रिएक्शन फाइंड आउट किया। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है सपोज वो ये आ जाता है 2.5 × 10⁻²। अब इसके बाद हम क्या करते हैं? अब हम करते हैं इसकी कंसंट्रेशन को हम 2 टाइम्स इंक्रीज कर देते हैं। तो NO की कंसंट्रेशन को हमने 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, 0.2 मोलर कर दिया। इसकी कंसंट्रेशन को हम उतना ही रखते हैं, ब्रोमीन की कंसंट्रेशन को। अब रेट ऑफ रिएक्शन जब फाइंड आउट किया गया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसमें 4 टाइम्स इंक्रीज आ गया, मतलब ये वैल्यू हो गई। तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है इसमें 4 टाइम्स इंक्रीज आ रहा है जब इस कंसंट्रेशन को तुम डबल कर रहे हो। इसका मतलब क्या हुआ? इसकी कंसंट्रेशन को जब मैं डबल करूं तो इसकी पावर में 2 होना चाहिए, तभी ये रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 4 टाइम्स इंक्रीज हो सकता है। तो अगर मान लो मेरे पास रेट ऑफ रिएक्शन की जो भी वैल्यू आ रही है, NO की कंसंट्रेशन को अगर मैं डबल करता हूं तो 2 की पावर 2 जो है ये बाहर आ जाएगा, NO की पावर 2 रहेगा। 2 की पावर 2 का मतलब क्या हो गया? 4 टाइम्स। तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज होगा
जब NO की पावर 2 रहेगी, तो इस बात का ध्यान रखना। तो इस तरीके से हमने जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन में फाइंड आउट करके और फिर पता लगाया कि NO की पावर के अंदर 2 आएगा, बिकॉज रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ दिस NO इज इंक्रीज्ड 2 टाइम। अगर इसको 3 टाइम इंक्रीज करोगे तो ये 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो एक्सपेरिमेंटली ये बात हमें पता चली, अगर इसको मैं 3 टाइम्स इंक्रीज कर दूं तो ये कितना हो जाएगा, 9 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने NO की पावर को कैलकुलेट किया। अब हम क्या करते हैं, अब हम NO की कंसंट्रेशन को चेंज नहीं करते और अब हम चेंज करते हैं कंसंट्रेशन ऑफ Br2। तो अब क्या होगा, तो NO की कंसंट्रेशन को हमने उतना ही रखा, Br2 की कंसंट्रेशन को हमने कर दिया डबल। तो डबल करते हैं तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.1 मोलर। इसको जब हमने डबल किया तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो डबल हो गया। तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो रिएक्शन है उसका रेट ऑफ रिएक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है Br2। Br2 में जितना टाइम्स इंक्रीज करोगे उतना ही टाइम्स रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। इसका मतलब रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Br2 और Br2 का मतलब Br2 की पावर 1। तो ये आ गई बीटा की वैल्यू, बीटा की वैल्यू आ गई 1। तो ये दोनों कोफिशिएंट्स जो है वो हमने निकाल लिए, अल्फा और बीटा, इस तरीके से एक्सपेरिमेंटली इस मेथड का यूज करके। अब ऑर्डर क्या रहेगा, इन दोनों नंबर्स को ऐड कर दो तो 2 + 1 = 3 आ गया। इस वजह से दिस इज अ थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। तो ये हो गई कुछ एग्जांपल्स जिसमें हम ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करते हैं और एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई करके ही हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो ध्यान रखना बच्चों, आपको कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं दिया जाएगा कि आपको एक रिएक्शन लिखी हुई है और आपको ये पूछा जाए कि बताओ इस रिएक्शन का ऑर्डर क्या है। अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है तो आपको एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया जाएगा, जो आगे चल के हम इस चैप्टर के अंदर मेथड्स पढ़ने वाले हैं कि क्या क्या मेथड्स हैं टू डिटरमाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक्सपेरिमेंटली। तो जितने भी एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं हमारे पास अवेलेबल इस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को निकालने के लिए, वो हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर और न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। तो आपको ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है इसके एग्जांपल्स के रट्टे मारने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको ये रिएक्शंस जो हैं वो याद रखनी है। जब भी क्वेश्चन आता है ऑर्डर रिएक्शन का बताने के लिए तो आपको या तो रेट लॉ दिया जाता है या फिर आपसे जो है वो एक्सपेरिमेंटल डाटा दिया जाता है। चलो अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जो इसी तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड है। क्वेश्चन दिया गया कि होमोजीनियस डिकम्पोजिशन हो रहा है N2O5 का इनटू NO2 एंड O2। क्वेश्चन इज 2 moles of N2O5 they decompose to produce 4 NO2 plus O2। ये रिएक्शन है। इस रिएक्शन का रेट जो है वो इस तरीके से लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू -1/2 dN2O5/dt। तो आपको याद होगा हमने स्टार्टिंग में ये मेथड पढ़ा था, रेट ऑफ रिएक्शन कैसे बताते हैं, 1 जो भी कोफिशिएंट है वो dN2O5/dt, इट इज इक्वल टू KN2O5। ये गिवन है। रेट ऑफ रिएक्शन को ऐसे लिखा गया है, इस रिएक्शन के रेट ऑफ रिएक्शन को हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो भाई डायरेक्ट आपको दे रखी है रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू KN2O5। इसकी पावर में कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब 1, और 1 अगर है पावर में तो ऑर्डर क्या आ गया, ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज 1। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। रेट लॉ जो है वो दे रखा है और रेट लॉ देने के बाद आपसे ऑर्डर पूछा जा रहा है, तो जो भी रिएक्टेंट की पावर है वही रहेगा ऑर्डर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। फाइंड आउट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन विच हैज फॉलोइंग रेट एक्सप्रेशन। तो आपको ऑर्डर बताना है और रेट लॉ की इक्वेशन आपको दे रखी है। सबसे पहले दिया गया रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K, A की पावर 1/2 और B की पावर 3/2। अब बताओ इसका ऑर्डर जो है वो क्या होगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आएगा। तो ये अल्फा हो गया और ये बीटा हो गया। जो भी अल्फा और बीटा है इन दोनों को ऐड कर दो, मतलब 1/2 + 3/2 क्या आ जाएगा, 4/2 दैट इज 2। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आ गया, 2।
तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में बोला गया कि ये रेट एक्सप्रेशन है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के ए रेज टू द पावर 3/2 और बी रेज टू द पावर -1। बताओ ऑर्डर क्या होगा? तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आ जाएगा? 3/2 प्लस -1, तो 3/2 -1 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो ये आ गया ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1/2। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन दिया रेट लॉ, अकॉर्डिंग टू रेट लॉ ऑफ अ केमिकल रिएक्शन, इस तरीके से रेट लिखा हुआ है, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू के NO2 -1 I -1 H पॉजिटिव, और इनकी पावर जो है ये दे रखी है 1, 1 और 2। अब ये पूछ रहा है हाउ विल द रेट ऑफ रिएक्शन चेंज, हाउ रेट ऑफ रिएक्शन चेंज फर्स्ट व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज डबल्ड। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चंस को जो है वो आप डायरेक्टली कर सकते हो। यहां पर जो भी कंसंट्रेशन है रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम मान लेते हैं R1, तो ये क्या आ जाएगी के NO2 -1 I H पॉजिटिव का स्क्वायर। अब रेट ऑफ रिएक्शन, इसने बोला कि रेट ये H+ जो है इसकी कंसंट्रेशन को डबल कर दो, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या इफेक्ट आएगा? तो इसको मान लो R2, के NO2 I कंसंट्रेशन, इसको 2H+ लिख दो क्योंकि डबल कर रहे हैं हम। अब इन दोनों को डिवाइड कर दो, तो क्या आ जाएगा? R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू के से के कैंसिल, इससे ये कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास H+ का स्क्वायर अपॉन 2H+ का स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो इस 2 को ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं। R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू H+ का स्क्वायर अपॉन 2 की पावर 2 इंटू H+ का स्क्वायर, H+ स्क्वायर से H+ स्क्वायर कैंसिल, तो R1 इज इक्वल टू R2 अपॉन 2, या फिर हम कह सकते हैं R2 इज इक्वल टू 4R1, ये 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या हो गया? 4 टाइम्स इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो हम क्या लिख सकते हैं? व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ H+ इज डबल्ड, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 4 टाइम्स। रेट ऑफ रिएक्शन 4 गुना बढ़ जाता है अगर आप H+ की कंसंट्रेशन को डबल करते हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी टर्म, आप जितना भी इंक्रीज कर रहे हो उसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, 4 टाइम्स इंक्रीज कर रहे हो, इक्वेशन में जो है वो कंसंट्रेशन की जगह वो वैल्यू पुट कर दिया करो। सेकेंड पार्ट देखो, कंसंट्रेशन ऑफ I- इज हाफ, कंसंट्रेशन ऑफ I- इज हाफ, तो क्या होगा? तो फिर से वही R1 जो है वो के NO2 I- H+ का स्क्वायर, R2, तो यहां पर अब क्या करना है? इसकी कंसंट्रेशन को हाफ करना है, 1/2 जो है उससे मल्टीप्लाई कर दो I- को, इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, ये सॉरी, तो रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो कितना आएगा? के से के कैंसिल, इससे ये कैंसिल और ये कैंसिल, तो R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू I- अपॉन I- डिवाइडेड बाई 2 जो है वो 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या आ जाएगा? R1 इज इक्वल टू R2 इंटू 2, तो R2 इज इक्वल टू R1 अपॉन 2। तो क्या मतलब हुआ कि फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन क्या आ रहा है? हाफ ऑफ इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो आप क्या लिखोगे? रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ। रेट ऑफ रिएक्शन भी आधा हो जाएगा अगर कंसंट्रेशन जो है वो I- की आधी हो गई तो। थर्ड पार्ट देखो, कंसंट्रेशन ऑफ ईच NO2 I- एंड H+ आर ट्रिपल्ड, तीनों की कंसंट्रेशन को 3 टाइम्स इंक्रीज कर दिया। H+ I- एंड NO2- इज ट्रिपल्ड, तीनों की कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या असर पड़ेगा? तो कैसे निकालेंगे? यही सेम मेथड रहेगा। इसमें आप R1 इज इक्वल टू के NO2- I- H+ का स्क्वायर, R2 क्या आएगा? इसकी कंसंट्रेशन को 3 गुना कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन को भी 3 गुना कर दिया, इसकी कंसंट्रेशन को भी 3 गुना कर दिया, डिवाइड कर दो,
K से K कैंसिल, इसकी पावर में 1 है तो ये क्या हो जाएगा, इसको मैं लिख सकता हूँ R1/R2। 3 को बाहर लिख देंगे, इसकी पावर भी 1 है तो 3 को बाहर लिख देंगे, 3 की पावर 2 है तो ये 9 आ जाएगा। तो इसको 1/3 इंटू 3 इंटू 9, और बाकी टर्म्स जो हैं उसको आप कैंसिल कर सकते हो। NO2 माइनस I माइनस H प्लस का स्क्वायर डिवाइडेड बाई NO2 माइनस I माइनस H प्लस का स्क्वायर, ये कैंसिल हो जाएंगे सारे टर्म्स। क्या बचेगा हमारे पास, R1/R2 इज इक्वल टू 1/3 3 जा 9 9 9 जा 81। तो R1/R2 कितना आ गया, 1/81, मतलब रेट ऑफ रिएक्शन, फाइनल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगा, 81 टाइम्स द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या लिखेंगे हम यहां पर, रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स 81 टाइम्स, रेट ऑफ रिएक्शन इट बिकम्स 81 टाइम्स। तो ये हो गया हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन के ऊपर इफेक्ट कंसंट्रेशन चेंज करने का। चलिए एक और क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं। क्वेश्चन दिया गया, रेट ऑफ गैसियस रिएक्शन इज हाफ्ड व्हेन द वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास कोई रिएक्शन है जिसमें सभी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स गैसियस स्टेट में हैं। अब ये क्या कह रहे हैं, इन्होंने ये बोला कि किसी भी रिएक्शन का रेट आधा हो जाता है अगर वॉल्यूम जो है वेसल की वो डबल कर दी जाए। रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाता है, मतलब R2 इज इक्वल टू हाफ टाइम्स R1 व्हेन वॉल्यूम ऑफ वेसल इज डबल्ड। तो व्हाट इज दिस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। What is the order? अभी हमने क्या लिखा था, मान लो हमारे पास कोई रिएक्शन है ये जिसमें ये सभी गैसियस स्टेट में, तो रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू K A की पावर N। A यहां पर क्या है, कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन को हम कैसे लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो मान लो वॉल्यूम जो है वो V है, ठीक है, और ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, R1। तो हम क्या लिख सकते हैं, R1 इज इक्वल टू K N/V रेज टू द पावर N, इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इन्होंने क्या बोला कि आपने वेसल जो है उसकी वॉल्यूम को डबल कर दिया, तो मतलब आपने वेसल जो है उसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, वॉल्यूम जो है उसको 2 टाइम्स इंक्रीज कर दिया, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये R2 जो है ये कितना हो गया, हाफ ऑफ R1, ये हमें गिवन है। तो अब हमें ये बताना है कि N की वैल्यू क्या आएगी। N की वैल्यू हम इसी इक्वेशन का यूज करके निकालेंगे। इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड कर दो, R1 से R1 कैंसिल, K से K कैंसिल। इसको हम क्या लिख सकते हैं, मैं इसको मिटा रहा हूं, इसको अब हम लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1/2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 लिख सकता हूं, तो ये लिख दिया 2 इज इक्वल टू N/V रेज टू द पावर N डिवाइडेड बाय N/2V रेज टू द पावर N। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 रेज टू द पावर N को अलग कर लो, N/V रेज टू द पावर N, N/V रेज टू द पावर N, ये दोनों हो गए कैंसिल। 1/2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2 रेज टू द पावर N, यहां पर क्या है 2 की पावर 1, इसका मतलब क्या हो गया, N इज इक्वल टू 1, मतलब ऑर्डर इज इक्वल टू 1। सो दिस रिएक्शन इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो इस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं रेट लॉ का यूज करके। तो बच्चों ऐसे क्वेश्चंस आपको आज दिए जाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए, इनको सॉल्व कर लेना क्योंकि ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो काफी पूछ लिए जाते हैं एग्जाम्स के अंदर। थैंक यू।